नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जैसा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप लोगों का प्यार देखने को मुझे मिला, उम्मीद करता हूं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को आप लोग अपना प्यार देंगे। और मैं आपके लिए आज फिर से प्रैक्टिस सेट 6 के 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ। और ये एक प्रैक्टिस सेट है, ना कि एक प्रीवियस ईयर सेट, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बस मैं आप लोगों को जो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा उससे आप किस तरीके से लेके चलोगे, आपने क्या क्या उसके अंदर पढ़ा, कितना आपने हिंदी को यूटिलाइज किया, उसके हिसाब से मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप लोग अपने आप को जांच कर सकते हो इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू कि आप लोगों ने हिंदी में क्या क्या पढ़ रखा है। उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले से करता आया हूँ कि मैं हर ऑप्शन के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल जरूर दूंगा। बस आप लोग वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरीके से बने रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रभा नामक मासिक पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, सी प्रेमचंद या डी जयशंकर प्रसाद। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभा नामक पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकाशित संपादित करनी शुरू की थी। इसके बारे में आपको थोड़ी बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पत्रिका प्रभा नामक पत्रिका कालूराम ने 1913 में खंडवा नामक जगह से शुरू की थी। बाद में बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी ने कानपुर से इसका संपादन शुरू किया था। तो अगर आपसे पूछा सर्वप्रथम किसने किया, तो सर्वप्रथम 1913 में कालूराम ने खंडवा से इसका प्रकाशन शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और माखनलाल चतुर्वेदी के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद की अगर मैं बात करूँ इसी ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद की 3 पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हंस, दूसरी जागरण और तीसरी माधुरी, ये आपको ध्यान रखना है। और जयशंकर की एक बहुत प्रसिद्ध आपकी पत्रिका है जिन्हें वो संपादित करते थे, उसका नाम है इंदु। तो यह बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका चमक, बी संसद, सी पापड़ या डी श्रीलंका। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की ओर देखूं तो चमक कैसा शब्द है? चमक आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। चमक आ रही है, तो चमक आ रही है मतलब स्त्रीलिंग। संसद भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। श्रीलंका, सारे देश क्या होते हैं आपके पुल्लिंग, लेकिन श्रीलंका उसमें अपवाद होता है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। तो पापड़ बना लिया है, तो सी। आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आपका कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या करो, उस पर एक वाक्य बना के देख लो, तो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि हाँ उस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन में दे रखा है पुनरुत्थान और पुनरुत्थान। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनरुत्थान। जो र है इस पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरुत्थान। इसका संधि विच्छेद होता है पुनर प्लस उत्थान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि? ऑप्शन है ए यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी अयादि संधि। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यण संधि, जिसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। अभि में भ पे छोटे ई की मात्रा है और बाद में उ, तो ई और उ मिलके बनाते हैं य, जो कि किस में देखने को मिलता है आपको? यण संधि में। और सबसे बड़ी पहचान य और व के आगे एक आधा व्यंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभ्युदय में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन भिन्न है? प्रसारण, आकुंचन, कृतज्ञ, कृतघ्न, सर्प, अहि, परिश्रम या आश्रम। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्प और अहि। देखिए प्रसारण और आकुंचन आपस में विलोम शब्द हैं। कृतज्ञ और कृतघ्न ये भी आपस में विलोम शब्द है, लेकिन सर्प और अहि ये एक पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि सर्प का एक पर्यायवाची अहि भी होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए तीर, बी निशंग, सी धनुष या डी प्रत्यंचा। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निशंग। तर्कस बोलते हैं जिसमें आपका तीर रखा जाता है, तो जिसमें तीर रखा जाता है उसे बोलते हैं निशंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो निशंक क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यंचा क्या होती है? प्रत्यंचा होती है उसकी डोरी,
धनुष की जो डोरी होती है उसे बोलते हैं प्रत्यंचा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अर्ता, बी आ, सी हर्ता या डी हत। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्ता। तो हर्ता इसका क्या है? प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए देशज प्रत्यय, बी विदेशज प्रत्यय, सी तत्सम प्रत्यय या डी तद्भव प्रत्यय। देखिए प्रत्यय की अगर मैं बात करूं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के या धातु के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं आपका कृत प्रत्यय, और जो प्रत्यय आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग तद्धित प्रत्यय। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज प्रत्यय। घुमक्कड़ में जो प्रत्यय आ रहा है अक्कड़, ये पढ़ने से आपको लगेगा कि एक देसी सा शब्द है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक या डी प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के अगर मैं भेदों की बात करूं तो पहला इसका भेद होता है पुरुषवाचक, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, जो कि ऑप्शन में दे ही रखा है। फिर होता है निश्चयवाचक, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। एक होता है संबंधवाचक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक होता है आपका प्रश्नवाचक, तो इसमें आपका क्या बैठ जाएगा? निजवाचक भी होता है। तो बचा क्या आपका गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है? एक विशेषण होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे? सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। प्रश्न की थोड़ी वर्तनी गलत हो रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, बी क्रिया, सी अव्यय या डी संज्ञा। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। प्रेम क्या है? संज्ञा है। प्रेम से आप कोई वाक्य बनाओगे तो प्रेम को आप लोग संज्ञा के तौर पे प्रयोग कर सकते हो कि प्रेम हो गया है, तो प्रेम उस वक्त में संज्ञा का कार्य करेगा। तो प्रेम क्या है? इसके अंदर संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। पुस्तक का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी पुस्तकों, सी पुस्तकीय या डी पुस्तकालय। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुस्तकीय। देखिए पुस्तकें तो इसका बहुवचन होता है, बी भी इसका पुस्तकों ये भी बहुवचन होता है। पुस्तकीय, जब आप किसी भी शब्द में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उससे बनता है आपका कोई भी विशेषण। तो पुस्तक में आप लोग ये प्रत्यय लगा दोगे तो क्या बनेगा? पुस्तकीय। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करते हैं नैनन ही सुबात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दीपक, बी विरोधाभास, सी विभावना या डी संदेह। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपक अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है? जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म दिखाया जाए तो वहां आपका अलंकार होता है दीपक अलंकार। बात करूं मैं विरोधाभास अलंकार की। विरोधाभास अलंकार होता है जब कभी वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास कराया जाता है, तो वहां होता है आपका विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन सी जो आपका दे रखा है विभावना, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है उसे कहते हैं विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चल रहा है बिना कान के सुन रहा है, ऐसा संभव नहीं है, तो ये विभावना अलंकार रहेगा। संदेह आप लोग जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जापानी, बी अरबी, सी संस्कृत या डी फारसी। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। युवान मां के साथ छत पर घूम रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो हम लोग क्रिया को अगर देखें तो इसमें है घूम रहा था, यानी बात तो है भूतकाल की, और चारों ऑप्शन में भूतकाल आ रखा है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अंतिम दे रखा है पूर्ण भूतकाल। लेकिन रहा था मतलब ये है क्रिया आपकी अपूर्ण। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है। वे कौन सा व्यय है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देता है? ऑप्शन नंबर ए निपात, बी समुच्चय बोधक, सी क्रिया विशेषण या डी विस्मयादि बोधक। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निपात। निपात क्या होते हैं? निपात किसी भी वाक्य के अंदर
अगर आ जाते हैं तो अपने होने का प्रभाव जमा दे। जैसे मुझे ये वस्तु चाहिए, तो एक वाक्य तो हो गया, लेकिन अगर मैं निपात इसमें डाल दूं, मुझे ये ही वस्तु चाहिए, तो ही, उसने मुझे मारा, उसने मुझे भी मारा, तो भी लगा दिया, तो ही भी, ऐसे जो शब्द होते हैं निपात, और ये अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी मंगलेश डबराल, या डी हरिशंकर परसाई। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। इनके बारे में मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था, कुछ अब फिर से बता देता हूँ। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। ये पहली लेखिका रही थी, चौथा जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पहली नहीं थी, पहली तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत थी, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत एक व्यक्ति थे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत आदमी थे कि औरत थे? तो वो आदमी थे। महादेवी वर्मा को 1982 में इनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 5वां हिंदी सम्मेलन किस जगह हुआ था? तो जगह ऑप्शन ए दे रखा है पोर्ट लुइस, बी लंदन, सी पोर्ट ऑफ स्पेन, और डी नई दिल्ली। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ऑफ स्पेन, जो कि त्रिनिदाद टोबैगो में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में अर्धविराम कौन सा है? तो ये तो आप लोग देखते ही पता लगा लोगे। ये तो आपका ऑप्शन ए जो है ये है आपका पूर्ण विराम, बी आपका है अल्प विराम, सी है आपका विसर्ग या उपविराम, और डी है आपका अर्धविराम। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम। 19 की ओर हम लोग चलते हैं। समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, या डी 6। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। तो समाचार लेखन के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है, जिनमें आपका गोंज पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता इस तरीके से करके आ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। समाचार लेखन के जो ककार होते हैं वो भी कितने होते हैं? 6, जो कि क से शुरू होते हैं, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो ये इस तरीके से आपके 6 ककार होते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, किस पत्रिका में, किस पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्ट न्यूज़, बी हार्ड न्यूज़, सी मंथली न्यूज़, या डी विशेष न्यूज़। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट न्यूज़। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, सॉफ्ट न्यूज़ क्या है और हार्ड न्यूज़ क्या है। सॉफ्ट न्यूज़ वो न्यूज़ होती है जिसमें आपके सेलिब्रिटी और आपके मनोरंजन इत्यादि के बारे में जो है प्रकाशित की जाती है बातें। जैसे आपका कोई पार्टी होगी, बड़े बिजनेसमैन होगी, इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ की पार्टियाँ होगी, इस तरीके की इसमें न्यूज़ दी जाती है। हार्ड न्यूज़ में आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और राजनीति की बातें की जाती है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे, और जितनी मैंने आपको नॉलेज दी वो आप लोगों की सभी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।